विशालकाय स्मारक आपस में जुड़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से। प्राचीन खंडहर मीलों दूर पर बने हैं एक ही सीध में, और एडवांस्ड मैथमेटिक्स प्राचीन स्थलों में 5000 साल पहले लिखी गई। क्या ये प्राचीन काल के स्मारक केवल इंसानों ने ही बनाए थे, या उन्हीं में वह सबूत छुपे हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पीछे किसी दूसरी दुनिया के जीवों का हाथ था? ये सभ्यताएं ऐसे पैटर्न बनाकर बड़े पैमाने पर एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रही थी। इन प्राचीन स्मारकों का लेआउट हो सकता है एक सीक्रेट कोड हो जो तब के लोगों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा हो। उन्होंने पिरामिड्स और ऑबेलिस्क्स और दूसरे खड़े पत्थरों को खास जगहों पर बनाया जो कहीं न कहीं रास्ता दिखाने के सिग्नल देते थे उस वक्त के लोगों और एलियंस। वो कौन थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो क्यों आए थे? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? इंग्लैंड का स्टोनहेंज, इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड, मेक्सिको का टियोटिहुआकान और पेरू में माचू पिच्चू। दुनिया भर में प्राचीन इंसान ने बेमिसाल स्मारकों का निर्माण किया था, और सभी एक दूसरे से मीलों दूर हैं और सालों के अंतराल में बने थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन विशाल स्मारकों में खुफिया कोड छुपे हैं, जो हो सकता है प्राचीन सभ्यताओं के आपस में जुड़े तार का सच सामने ले आए। ये तो आप देख सकते हैं, जहाँ भी प्राचीन इंसान ने इन स्मारकों को बनाया है वो जगह पृथ्वी की सबसे ताकतवर जगहों में से हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई इन शहरों में ऐसे स्मारक बनाने का फैसला महज इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? ये तो साफ दिखता है ये सभ्यताएं पैटर्न बनाकर बड़े पैमाने पर एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रही थी, जो एक अलग बात थी और जिसकी हमें जानकारी नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने ये गौर किया कि पृथ्वी में पवित्र स्मारक वहाँ हैं जो धरती की सबसे ताकतवर जगह है, जहाँ धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इकट्ठा होती है। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वजह से ही हम रोशनी, रेडियो और सेल्यूलर कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि माइक्रोवेव्स और एक्स-रेज इस्तेमाल कर पाते हैं। साइंटिफिकली देखें तो एनर्जी किसी भी चीज की एक प्रॉपर्टी होती है। टेक्निकल भाषा में एनर्जी वो है जिससे काम होता है और चीजें हिलती हैं। तो जब बात होती है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ग्रेविटी, जो किसी भी चीज का हिलना, गर्म होना, ये सब एनर्जी के ही प्रकार है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है जो धरती के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। और ऐसी कुछ इरेगुलरिटीज हैं, जैसे ग्रेविटेशन का अलग अलग होना, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, और कहीं कहीं तो हमारे विजन में भी अंतर देखने को मिलता है। और अगर आप इन जगहों को मैप पे मार्क करेंगे तो ये एक जियोमेट्रिक ग्रिड्स बनाएंगे। ऐसा लगता है कि प्राचीन इंसान ने, हो सकता है कि एंशिएंट एलियंस की मदद से, पूरी पृथ्वी को परखा होगा और उन खास शक्ति वाली जगहों और वोर्टेक्स का पता लगाया होगा जो किन्हीं द्वीपों, पहाड़ियों, जंगलों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पड़ते हैं। उनके लिए ये जगहें खास थीं, और ये जगहें ज्योमेट्री, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से भी जुड़ी हुई हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर इन स्मारकों को एनर्जी लाइंस पर बनाया, जो वर्ल्ड ग्रिड नाम से मशहूर है, और जब उन्हें जोड़ा जाता है तो ये एक अलग ही पैटर्न बनाते हैं। वर्ल्ड ग्रिड का ये मतलब है कि मान लीजिए पृथ्वी एक बड़े जायंट क्रिस्टल की तरह है और उसके इर्द गिर्द एनर्जी बह रही है, जैसे ग्रंथिकाओं के रूप में, और एनर्जी पाथ्स पूरी दुनिया में फैले हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में
यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो ने बताया कि पृथ्वी का बेसिक स्ट्रक्चर उभरा है उस ज्योमेट्रिक शेप से जिसे आज प्लेटोनिक सॉलिड्स कहते हैं। प्लेटो ने ही सबसे पहले अपनी बातों में वर्ल्ड ग्रिड के सबूत छोड़े थे। उनके मुताबिक पृथ्वी सतह पर 12 पेंटागनल फेसेस और 20 पॉइंट्स या वर्टिसेस से बनी है, और जब आप इन्हें जोड़ते हैं, मैप पर मार्क करते हैं, तो आपको उनमें एक तरह की जियोमेट्रिकल फॉर्मेशंस नजर आती हैं। प्लेटो ने लिखा था दुनिया की भी एक आत्मा है, और उन्होंने इस आत्मा को उस स्फीयर को बताया जो 120 बराबर और समान ट्रायंगल से बना है। मुझे लगता है यहाँ पर वो किसी और चीज की नहीं बल्कि पृथ्वी की ही बात कर रहे थे। प्लेटो के इस स्फीयर ऑफ ट्रायंगल्स को दर्शाने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेथ हैगिन्स ने अर्थ का मॉडल बनाया और उसे 15 सर्कल्स में बांट दिया। यहाँ आप देख सकते हैं ये 10 ट्रायंगल्स का क्लस्टर है उन 120 ट्रायंगल्स में से जिसका जिक्र प्लेटो ने किया था। इन ट्रायंगल्स के अलावा आप देख सकते हैं इसमें 15 इक्वेटर्स भी हैं जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटते हैं। आप इसे हर तरफ से देख सकते हैं। ये सभी सर्कल्स बराबर हैं। ये एक अर्थ की एनर्जी ग्रिड का जियोमेट्रिक मॉडल है जो प्लेटो ने करीब 2500 साल पहले ढूंढ लिया था। पर जैसा प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं, क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन इंसान दुनिया भर में फैली पृथ्वी की उन जगहों से इस एनर्जी का इस्तेमाल कर ऐसे विशालकाय स्मारक बना पाया? आश्चर्यजनक रूप से वो इस एनर्जी को एंटी ग्रेविटेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और वो इससे बड़े भारी पत्थरों को उठाने, जमीन से निकालने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस ग्रिड से उनका क्या लेना देना था, जहाँ की एनर्जी का इस्तेमाल करके वो ऐसे स्मारक बना रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। पर प्राचीन सभ्यताएं पृथ्वी की एनर्जी से कैसे जुड़ी हैं? और पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड्स के बारे में प्राचीन इंसान को कैसे पता चला? प्राचीन लोग जानते थे कि अगर उन्होंने अपने पवित्र स्थल इन जगहों पर बनाए तो कहीं न कहीं उन्हें पृथ्वी या कहिए ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति मिल सकती है। सब कुछ आसानी से चलता रहेगा और ये जगहें उनकी भक्ति के लिए उपयुक्त हैं। पर सवाल ये है कि उन्हें ये बात पता कैसे चली? क्या ये उन्हें पहले से ही आ रही इंसानी सभ्यताओं ने बताई थी, या फिर उन्हें इसका पता किसी और बड़े स्रोत से चला था? ये प्राचीन स्मारक और जश्न मनाने की जगहें पृथ्वी के मैग्नेटिक ग्रिड में हैं, तो हो सकता है इनका लेआउट एक सीक्रेट कोड हो जो तब के लोगों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा हो, जिसमें वो राज छुपे होंगे जो हमें उन सभ्यताओं का एंशिएंट एलियन से जुड़े होने के सबूत देते हैं। उन एलियंस ने हमारे पूर्वजों को कहा होगा, देखो यहाँ ये बनाओ। उन लोगों ने ही जगह बताई होगी और ऐसा उन्होंने पूरी दुनिया में किया। और अब जब हम उन जगहों को जोड़ते हैं, एक ग्लोब पर ड्रॉ करते हैं, तो वो ऐसा परफेक्ट पैटर्न बनाती हैं जो एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कैसे किया गया, ये एक बड़ा रहस्य है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे पहलू पर गौर करें तो हो सकता है कि ये किसी तरह का मैसेज हो हमारी पीढ़ी के लिए जो पीछे छोड़ गए हैं दूसरे ग्रह के जीव, जिन्होंने प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को ज्ञान दिया। क्या ये मुमकिन है कि शुरुआती इंसान ने पृथ्वी की इस ताकतवर एनर्जी को इस्तेमाल करना सीखा दूसरी दुनिया से आए जीवों से? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि रिसर्चर्स की वर्ल्ड एनर्जी ग्रिड नाम की खोज में ही एलियंस के राज छुपे हों। इन दोनों ही सूरतों में प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का जवाब हाँ में मिलता है। शायद वर्ल्ड ग्रिड का इस्तेमाल बतौर ऐसे सोर्स के होता होगा जहां से लगातार एनर्जी निकलकर पूरे प्लैनेट के चारों ओर बहती थी, और इनका इस्तेमाल कहीं न कहीं हमारे पूर्वज और एलियंस एनर्जी के लिए और यहाँ तक कि उनके स्पेस शिप्स के लिए रास्ता दिखाने के सिग्नल के लिए करते थे।
वर्ल्ड ग्रिड पर बनी ये प्राचीन साइट्स के आसपास अक्सर यूएफओ भी देखे गए हैं। यूएफओ का दिखना भी अपने आप में ये साबित करता है कि ये जगहें खास हैं। ऐसा लगता है मानो जब वो हमारी पृथ्वी में आते हैं तो वो इन जगहों की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अबिडोस, इजिप्ट। गीजा प्लेटो से करीब 482 किलोमीटर दक्षिण में है सेटी द फर्स्ट का मंदिर। ये स्मारक 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसमें तराशी हुई अजीब तस्वीरें बनी हैं, जिनमें से एक में प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट को खास दिलचस्पी है। पत्थर पर तराशे गए इस चित्र में गॉड ओसाइरस को एक चीज पकड़ते हुए दिखाया गया है जिसे जेट पिलर कहा जाता है। जेट पिलर एक खंभे जैसा दिखता है और ये स्टेबिलिटी को दर्शाता था। जेट पिलर रखने का मतलब था खुद को स्टेबल रखना और किसी भी बवाल से बचाना। एंशिएंट इजिप्ट के आर्किटेक्चर में जेट पिलर का सिंबल बड़ी आम बात थी। बादशाह के लिए ये स्टेबिलिटी का सिंबल था, लेकिन स्कॉलर्स इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है कि जेट पिलर असल में किस चीज का सिंबल है। जेट पिलर्स के चित्र पूरे एंशिएंट इजिप्ट में देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जेट पिलर एक इम्पोर्टेंट सिंबल से ज्यादा था। उनका कहना है कि वो असल में एक पावरफुल टेक्नोलॉजिकल डिवाइस को दर्शाता है। जेट पिलर के बारे में अजीब बात यह है कि वो देखने में किसी टेस्ला कॉइल या किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर जैसा है। जेट पिलर बिल्कुल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसा लगता है। रिसर्चर्स को अब ये लगता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोगों के पास बिजली थी, इसलिए ये हो सकता है कि ये जेट पिलर्स असल में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हों जिन्हें ताबीज और उस तरह की चीजों की तरह अपने साथ लेकर चलते थे। अगर आप इन नक्काशियों और तस्वीरों को देखें जो इनमें से कुछ प्राचीन कब्रों और मंदिरों में बनाई गई थी, तो ऐसा कोई सबूत नजर नहीं आता कि इन्हें बनाते वक्त मशालों का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए हमें यह ताज्जुब होता है कि इन जगहों पर रोशनी कैसे की गई थी। तो हो सकता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने बिजली का इस्तेमाल किया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग बिजली का इस्तेमाल कर सकते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है हाँ, और सबूत के तौर पर वो इजिप्ट की एक और शानदार नक्काशी की तरफ इशारा करते हैं। डेंडेरा में हाथोर टेम्पल के अंदर मंदिर के नीचे बने एक तहखाने में एक नक्काशी है जो एक लाइट बल्ब जैसी लगती है और उसके नीचे से एक केबल निकलकर एक बॉक्स तक जाता है। वो बल्ब एक जेट पिलर पर टिका हुआ है और जेट पिलर के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि उसका सिग्निफिकेंट पावर के साथ कुछ लेना देना है। तो मेरे हिसाब से प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी देखी थी जिससे वो उस समय कोई जादू समझा करते थे और इसलिए जेट पिलर सही मायनों में टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स थे जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जीते जागते एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या फिर मैं कहूँ एलियंस के आने के बाद देखे थे। जेट पिलर्स की प्राचीन नक्काशियां बड़े आराम से पूरे इजिप्ट में मिल जाती हैं, लेकिन हमारे काउंटडाउन का हर डिवाइस पब्लिक नहीं देख सकती। दरअसल कुछ डिवाइस जानबूझकर छुपाए गए हैं। नंबर 9, द ट्रोपा स्टोन्स। बायान काराउला माउंटेन्स, शंघाई प्रोविंस, चाइना। 1936 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर ची पू टे एक सुनसान इलाके में एक गुफा को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब चीज मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें कई प्राचीन कब्रें मिली हैं और उनमें सैकड़ों पत्थर की अजीब डिस्क्स थीं। चाइना में एक फैसिनेटिंग स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि एक गुफा मिली थी जिसमें सैकड़ों डिस्क्स थीं और वो डिस्क करीब इतनी चौड़ी थी
और ऐसा लगता था जैसे उनमें एक तरह की गहरी लाइंस बनी हो, जैसे आज के ज़माने में वाइनल रिकॉर्ड्स होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा जाता है कि उनमें से कुछ लाइंस में बहुत ही छोटी छोटी लिखावट थी, जिसे पढ़ना इतना आसान नहीं। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस लेखन को समझा और ट्रांसलेट किया तो उससे ड्रॉपर्स नाम के एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की एक शानदार कहानी पता चली। उन हायरोग्लिफ से पता चला कि कुछ लोगों की इस सुनसान पहाड़ी इलाके में क्रैश लैंडिंग हुई थी, जो उड़कर यूनिवर्स से होते हुए हमारे सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट पर आए थे। बदकिस्मती से शुरुआती रिसर्च के बाद वो डिस्क्स, जिन्हें आज ड्रोपा स्टोन्स कहा जाता है, उन्हें पब्लिक व्यू से हटा दिया गया था। लेकिन 1974 में रहस्यमय तरीके से चाइना के जियान शहर में बैम्पो म्यूजियम में ड्रोपा स्टोन्स की तस्वीरें सामने आई। 1994 में मेरे एक साथी हार्टविक हाउसडॉर्फ और उनके एक साथी पीटर क्रासा चाइना गए थे, ये पूछने के लिए कि ये स्टोन डिस्क्स कहां पर हैं। मैंने म्यूजियम के उस वक्त के क्यूरेटर से बात की। मैंने उन्हें वो तस्वीरें दिखाई जो उनके म्यूजियम में 20 साल पहले ली गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टोन डिस्क डिस्प्ले में लगी थी वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई थी। मुझे लगता है जब एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट को छुपाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो वो डिस्प्ले में रखी जाती थी और जब आप उन्हें नहीं ढूंढ सकते, इस बात से मुझे ये लगा कि चाइना की उस कहानी का वो हिस्सा बिल्कुल सच है और मुझे लगता है कि इसका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट से कुछ तो लेना देना है। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रोपा स्टोन्स इस बात का एक रिकॉर्ड है कि बहुत पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आते थे? जब भी मैं पुरानी कहानियों पर रिसर्च करता हूँ, एक वर्ड हमेशा मेरा इंटरेस्ट जगाता है और वो है जादू, क्योंकि जादुई चीजों के बारे में अक्सर झूठी कहानियां बताई जाती हैं और मेरा ऐसा मानना है कि उस जमाने के लोगों ने टेक्नोलॉजी को ही जादू समझ लिया था। कूस्को, पेरू। 15वीं शताब्दी में इस प्राचीन शहर में शायद सबसे प्रभावशाली इंकन लीडर पाचाकुटी रहते थे। पाचाकुटी एक जादुई शक्तियों वाले रहस्यमय मिरर से हमला करने वाली एक आर्मी को हराकर और शक्तिशाली हो गए थे। पाचाकुटी ने तय किया कि वो पीछे रहकर शहर को बचाने के लिए अपनी जान देंगे। लड़ाई से ठीक पहले वो अपने इलाके में एक झील के पास टहल रहे थे। ये सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। दरअसल वो इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे और तभी एक मिरर डिस्क आसमान से आकर झील में गिरी और उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाला। उस मिरर के रिफ्लेक्शन में एक यंग इंडियन लड़का नजर आ रहा था, लेकिन वो कोई मामूली लड़का नहीं था। उसके हाथों की जगह सांप थे और चेहरा पूमा का था। उसके सिर से किरणें निकल रही थीं और उसने पाचाकुटी से कहा कि एक दिन आप एक महान आदमी बनेंगे। इस रहस्यमय चीज की मदद से पाचाकुटी ने अपने छोटे से साम्राज्य को बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया, जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ था। पाचाकुटी हमेशा उस डिस्क को अपने पास रखते थे और ये मिथ है कि वो हमेशा उस डिस्क को देखकर पूछते थे कि वो कैसे अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं या साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वो उन्हें मैजिकल इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन देती और इसी तरह इनका एम्पायर बना। मैजिक मिरर की वजह से पाचाकुटी के पास खास शक्तियां थी। माना जाता है कि वो उस डिस्क के जरिए देवताओं से बात कर सकते थे और शायद उन्हें देवताओं ने यह भी बताया हो कि वो अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। पाचाकुटी का मिरर आज भी इंकनाट और मूर्तियों में दर्शाया जाता है। इतिहासकार ये पता नहीं लगा पाए कि पाचाकुटी के पास जो रहस्यमय डिस्क थी वो क्या थी, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि वो एक ऐसा डिवाइस था जो दूसरी दुनिया से आया था
और आप सोचेंगे कि क्या वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज थी जिसे अब पाचाकुटी अपने साथ लेकर घूमते थे और जिसके जरिए वो दूसरी दुनिया के देवताओं से बात करते थे जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। वक्त वक्त पर ऐसा आर्टिफैक्ट मिलता है जो आम एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से खारिज कर देता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ जब साइंटिस्ट इस अगली चीज की स्टडी करने को निकले। उन्होंने जो देखा उससे उन्हें इतनी हैरानी हुई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि इसे तो धरती पर एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए। मोरपहान की खाड़ी फ्रेंच ब्रिटेनी के पथरीले किनारे के पास ही है एक छोटा सा आइलैंड गवरीनस। यहाँ है ईसा पूर्व सन 3500 में बनी पैसेज ग्रेव की खंडहर जिन्हें गवरीनस टूम कहते हैं। गवरीनस एक बेहतरीन पैसेज ग्रेव है जिसमें हमें हाईली एडवांस्ड मैथमेटिकल नॉलेज देखने को मिलता है। और ये बात है प्राचीन काल की। गवरीनस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपको स्पाइरल्स दिखते हैं और हैंड एक्सेस और ऐसे निशान भी जो फिंगरप्रिंट्स जैसे लगते हैं, और ये सब बड़े भारी स्लैब्स पर तराशे हुए हैं। और मैथमेटिशियंस ने ये पता लगाया है कि इनमें छुपे हुए संदेश हैं, छुपे हुए मैथमेटिकल संदेश। जब लोग गैवरीनस आए तो वो इसकी जांच करने लगे कि इन पत्थरों को कैसे लगाया गया था, और उन्हें लगा कि इन पत्थरों को ऐसे ही बिना किसी वजह के इस तरह नहीं सजाया गया था, बल्कि इनसे एक गहरा और उच्च कोटि का गणित का ज्ञान सामने आता है। पैसेज ग्रेव को बनाने में 52 विशाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से 26 पत्थरों पर ऐसे अनोखे सिंबल्स बने हैं। इन सिंबल्स को उन खास पत्थरों के ग्रुप से जोड़ने, भाग देने और गुणा करने पर रिसर्चर्स को पृथ्वी का एकदम सटीक स्फेरिकल साइज, साल के 365 दिन और मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई मिला। मैथमेटिक्स में पाई बहुत ही स्पेशल नंबर है। पाई सभी सर्कल्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। उन मैथमेटिशियंस ने न सिर्फ न्यूमेरिकल पाई को इसके डिस्कवरी से कई सालों पहले ही खोज निकाला था, पर साथ ही उन लोगों ने आइलैंड का सटीक लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड भी पता कर लिया था। ये बात अपने आप में हैरत अंगेज है, क्योंकि उस युग के लोगों को भला उस आइलैंड के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में क्या पता होगा। पर जैसा प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं, क्या वाकई गवरीनस पर मिला ऐसा मैथमेटिकल नॉलेज जो 5000 साल पहले उकेरा गया था, ये संकेत देता है कि इसके बिल्डर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई खुफिया कोड छोड़ गए थे। अगर ऐसा था तो वो क्या बात थी जो वो हमसे कहना चाहते थे। हम काम में भी बेहतरीन मैथमेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, तो अब सवाल यह है कि क्या हमने ये अपने आप डेवलप की है या फिर ये एनर्जी ग्रिड का वो खास पहलू है जो हजारों साल पहले एंशिएंट एलियंस हमें दे गए थे, हमें मैथमेटिक्स सिखाकर। क्योंकि ऐसे किसी बड़े और सटीक स्मारक को बनाने के लिए ये ज्ञान अहम है। और इन बातों से यही साबित होता है कि ये सभी कंस्ट्रक्शंस सीधे एलियंस की मर्जी से ही हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में हमारे पास इन संदेशों को पढ़ने के जरिए होंगे। पर क्या ये वाकई मुमकिन है कि गणित के सिद्धांतों को पृथ्वी पर लाने वाले और इंसान को सिखाने वाले कोई और नहीं, खुद एलियंस थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इसके होने की बड़ी प्रबल संभावना मानते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर इंसान चांद पर कभी भी कदम नहीं रख पाता अगर उसे हायर मैथमेटिक्स का बहुत ही एडवांस नॉलेज नहीं होता, जो इन प्राचीन सभ्यताओं के पास इतने हजारों साल पहले ही था। यही वजह रही होगी, यानी वो एलियंस चाहते थे कि वो मैथमेटिकल नॉलेज हम अपने आप ही डेवलप करें, क्योंकि इसी खास ज्ञान की बदौलत ही तो हम दूर आसमान और सितारों तक पहुंच सकते हैं।
अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे, जैसे कि ग्रीस पर, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और इजिप्ट पर, तो यहाँ की सभ्यताओं में बहुत ही एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी और एडवांस्ड मैथमेटिक्स देखने को मिलती है। और जब इन प्राचीन सभ्यताओं ने बेहतरीन विशाल पिरामिड्स बनाए या फिर मॉन्यूमेंट्स जैसे ग्रीक के डोरिक कॉलम्स, साथ ही मेसोपोटामिया में जिगुरेट्स भी, तो ये हो सकता है कि इन स्मारकों के पीछे किसी भी इंसान का दिमाग रहा ही ना हो, बल्कि ये उन लोगों की कृतियां हों जो दूसरी दुनिया से आए एलियंस थे और हजारों सालों से इस ग्रह पर आते रहे हों। अनुनागी जो सुमेरियन कल्चर में एक ईश्वर की तरह आए, उन्होंने ही मैथ सिस्टम दिया जो नंबर 12 पे आधारित था। और हम देखते हैं कि ये 12 बार बार इस्तेमाल होता है। दिन में 12 घंटे, 1 फुट में 12 इंच, 1 दर्जन में 12 चीजें। ये हमारी संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गया है। ऐसा लगता है इस यूनिवर्स के काम करने का एक सिंगल यूनिवर्सल मैथमेटिकल जियोमेट्रिक कोड होता है, और कोई है जो वहाँ से हमें ये सच समझाने की कोशिश में लगा है, और वो भी पिछले हजारों सालों से। क्योंकि एंशिएंट एलियंस ये अच्छे से जानते थे कि आने वाले वक्त में हम ऐसी हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, इसीलिए वो हमारे लिए कोई संदेश छोड़कर जाना चाहते थे, एक तरह का खुफिया कोड जिसे आने वाली पीढ़ियों को समझ के सुलझाना होगा, जिससे हो सकता है पता चले कि इतिहास में क्या हुआ था, और वो पीढ़ी और कोई नहीं, हमारी पीढ़ी है। वर्ल्ड एनर्जी ग्रिड, तारों की एक सीधी रेखा में होना, प्राचीन हवाई मार्ग और गणित का ज्ञान। क्या वाकई एंशिएंट एलियंस हमारे लिए कोई खुफिया कोड छोड़ गए हैं, जो शुरुआती इंसान द्वारा बनाए गए पत्थरों के स्मारकों में छुपे ऐसे राज को हमारी दुनिया के एलियन से जुड़े तार को बेपर्दा कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं, या फिर ये देखने के लिए कि हम अपने ही खुफिया कोड ढूंढ सकते हैं या नहीं, सिर्फ हमसे बात करने के लिए, या फिर हमें उस दिन के लिए तैयार करने के लिए जिस दिन वो वापस आएंगे। लोबांटन, बिलीज, यहाँ यूकटन पेनिनसुला के जंगलों में एक प्राचीन माया सभ्यता के शहर के खंडहर हैं। 1924 में एक्सप्लोरर फेडरिक एल्बर्ट मिशेल हेजेस और उनकी बेटी एना को इंसानी खोपड़ी के बराबर एक खोपड़ी मिली जो क्लियर क्रिस्टल की बनी थी। एनाटॉमी के हिसाब से परफेक्ट बनी हुई इस चीज में अलग हो जाने वाला एक जबड़ा था जिसका वजन 5 किलो 20 ग्राम था और इसे क्वार्ट्ज के सिंगल पीस से तराश कर बनाया गया था। मिचेल हेजेस को माया लोगों ने बताया कि वो खोपड़ी 3600 साल पुरानी है, और ये बात फैसिनेटिंग है क्योंकि वो माया सभ्यता के पहले की थी। कहानी के हिसाब से क्रिस्टल स्कल्स बहुत नॉलेज, बहुत विजडम और इंफॉर्मेशन का भंडार होते थे, और कहा जाता है कि हमारे शुरुआती पूर्वज इसे बहुत पहले अपने पीछे छोड़ गए थे। 1959 में मिशेल हेजेस के मरने के बाद वो खोपड़ी उनकी बेटी एना को दे दी गई। उन्होंने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक खोपड़ी को संभाल कर रखा। उसके बाद उन्होंने खोपड़ी का अध्ययन करने की इजाजत दे दी। उसकी स्टडी फ्रैंक डॉलैंड नाम के एक आदमी ने की, और उन्हें ऐसा लगा कि वो खोपड़ी पूरी तरह से उनकी समझ से बाहर है। वो रात में आए और देखा कि कमरा पूरी तरह जगमगा रहा है और क्रिस्टल स्कल ऐसे चमक रहा है जैसे वो कोई लाइट हो। लोगों ने कमरे में अजीब आवाजें सुनी जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिवाय इसके कि वो स्कल से आ रही थी। इसीलिए जब कोई ये सब देखता है तो आखिर कहीं ना कहीं यही समझता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। उस खोपड़ी के कई साइंटिफिक एनालिसिस किए गए और उन सभी में ये पाया गया कि किसी इंसान का इसे बना पाना तकरीबन नामुमकिन है। तो आखिर इसे कैसे बनाया गया? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि या तो उस चीज को घिसा गया था
इस तरीके से समझ लीजिए जैसे काउंटर क्लॉकवाइज, ताकि वो एक क्रिस्टल के शेप में तैयार हो जाए। क्रिस्टल एक खास डायरेक्शन में ही ग्रो करता है और अगर आप उसे पीसते नहीं हैं या उसी डायरेक्शन में क्रिस्टल को नहीं तराशते हैं तो वो टूट जाएगा। तो इसे कैसे बनाया गया था? इसे एग्जामिन करने वाले एक साइंटिस्ट ने कहा था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए और इससे ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये क्रिस्टल स्कल्स इंसानों के बनाए हुए तो नहीं थे। अगर आप माया सभ्यता को देखेंगे तो उनकी पूरी मिथोलॉजी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एनकाउंटर्स पर ही आधारित है। मिचेल हेजेस को वहां के लोगों ने बताया था कि उनके पूर्वजों ने उन्हें वो स्कल दिया था। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर वो पूर्वज थे कौन और क्या उनका ओरिजिन आज भी वहां मौजूद है? और मेरे हिसाब से इसका जवाब आपको भी पता है, हाँ और सिर्फ हाँ। टोक्यो, जापान में 1 मई 2019 को दुनिया भर के सैकड़ों बड़े लोग एक ऐतिहासिक अवसर पर इंपीरियल पैलेस में आए। बड़े रीति रिवाजों के साथ युवराज हिरोनोमिया नारुहितो क्रिसेंथेमम की राजगद्दी पर बैठे और आइलैंड नेशन के 126वें शासक बन गए। समारोह में नारुहितो को कई बॉक्स तोहफे में दिए गए जो इतने गुप्त खजानों से भरे हुए थे कि उन्हें जनता को कभी नहीं दिखाया गया, जिसमें जापान का रॉयल रिगेलिया भी था। जापान का शाही रिगेलिया में एक तलवार, मिरर और एक ज्वेल था जिसे सारे जापानीज एम्परर ने इस्तेमाल किया और जो आज तक मौजूद है। ट्रेडिशन के हिसाब से डिवाइन मिरर ज्ञान का प्रतीक होता है। तलवार बहादुरी और हिम्मत को दर्शाती है और तीसरी चीज एक घुमावदार नगीना है या एक घुमावदार बीड है जो उदारता को दर्शाता है। अब जापान में ये 3 सेक्रेट इंपीरियल रेलिगिया कभी भी इंपीरियल लीनियज के बाहर किसी भी इंसान को नहीं दिखाए गए, सिवाय सिर्फ उनके हाई रैंकिंग शिंटो प्रीस्ट के। जापान के पहले सम्राट जीमू से इंपीरियल रिगेलिया का वापस पता लगाया जा सकता है, जिन्होंने लगभग 2007 साल पहले राज किया था। एम्परर जीमू का जन्म 771 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके ट्रेडिशन के अनुसार वो सन गॉडेस अमातेरासु के वंशज थे। असल में उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन थे। जापान के इतिहास में सारे शासक अपने आप को सम्राट जीमू का वंशज बताते हैं और इनडायरेक्टली वो अमातेरासु से भी जुड़े हैं। इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेमू आसमान में रहने वाले अमातेरासु के वंशज थे और उसके बाद करीब 2000 साल तक जिसने भी जापान पर राज किया उन्होंने खुद को उस वंश का बताया। तो इस तरह जापान के शाही परिवार सीधे सीधे आसमान में रहने वाले लोगों का वंशज था जो प्राचीन काल में जापान आते थे और ये बहुत ही अद्भुत चीज है। ऐसा कहा जाता है कि जीमू को अपने शासनकाल में जापान के आइलैंड्स को एक साथ जोड़ने से पहले सन गॉडेस अमातेरासु से 3 रिगेलिया मिले थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि ये आर्टिफैक्ट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के रहे होंगे। जीमू को एक सेलेस्टियल मिरर मिला जिसमें सम्राट जो चाहें वो देख सकते थे। लेकिन आप ये बताइए आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? एक जादुई शीशा? अगर आपके पास इसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है तो क्या कंप्यूटर स्क्रीन एक जादुई शीशा नहीं है जिस पर आप सब कुछ देख सकते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों के पास इन चीजों के लिए सही शब्द नहीं थे, इसीलिए उनके पास जो शब्द या टर्मिनोलॉजी थी उसके हिसाब से उन्होंने उसे नाम दे दिया। वो जो चीजें देखा करते थे वैसा ही नाम उसे दे दिया करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में वो सीक्रेट चीजें हैं जो आसमान में रहने वाले लोगों ने इंसानों को दी थी। कुस्को, पेरू। यहाँ मौजूद हैं प्राचीन इंका सभ्यता की राजधानी के जबरदस्त खंडहर। ये सभ्यता
13वीं और 15वीं सदी के बीच फली फूली थी। शुरुआत से ही प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ एलियंस जरूर आए थे। साथ ही कुस्को को एक्सिस मुंडी भी माना जाता है, जिसका धार्मिक और पौराणिक मतलब है दुनिया की नाभि या केंद्र। ये बहुत ही खास साइट्स हैं और जब आप कुस्को जैसी साइट्स को देखते हैं तो कुस्को का मतलब ही होता है दुनिया की नाभि। ये इंका सभ्यता की नाभि यानी केंद्र थी। कुस्को में कुछ अलग नहीं था, ऐसे केंद्र हर जगह मौजूद थे और किसी भी सभ्यता के लिए उसके केंद्र खास होते हैं, जैसे जेरूसलम है, गीजा प्लेटो है। ये दुनिया के केंद्र थे क्योंकि ये जगहें पृथ्वी की मैग्नेटिक ग्रिड में थीं। ऐसी जगहें जो प्राचीन इंसानों ने बनाई, जिन्हें जन्नत का दरवाजा या पवित्र जगह का दर्जा मिला, या यूं कहिए कि एक ऐसी जगह जहां इंसान दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर पाता था। कुस्को के एक दूसरी दुनिया के केंद्र से जुड़ने के सबूत हमें मिल सकते हैं करीब 3200 किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक ईस्टर आइलैंड में। हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि प्राचीन काल में इन दो जगहों का कोई नाता नहीं था, पर कुस्को और ईस्टर आइलैंड में पत्थरों के काम में जबरदस्त रूप से समानताएं हैं। जैसे पत्थरों से बनी ये विशाल जगह जिसमें पत्थर ऐसे जुड़े हैं मानो वेल्ड किए गए हों। कुस्को की दीवारें हूबहू वैसी ही हैं जैसी ईस्ट आइलैंड के मोआई की नींव की दीवारें हैं, और ये दोनों ही जगहें एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं, फिर भी इनमें इतनी समानता कैसे? या तो बिल्डर्स एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे, या फिर दोनों की सभ्यताओं के बिल्डर्स को सिखाने वाले एक ही रहे होंगे और वो आए थे दूसरी दुनिया से, मतलब वो एलियंस थे। दुनिया के ये केंद्र शायद जियोडेसिक पॉइंट्स रहे हों, जिनकी मदद से आप हवा में नेविगेट कर सकें, और इतिहास में इसके चर्चे सामने आते हैं, जैसे अपोलोनियस के बारे में जो रोम में ईस्वी 4 में रहते थे। कहा जाता है कि थंडरबर्ड्स के साथ वो आए थे और वो देवताओं के शहर गए थे, जहां उन्हें एक ताबीज मिला जिसे उन्हें जमीन में गाड़ना था। कुस्को में भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें सूर्य देवता के वंशजों को धरती में एक रॉड डालनी थी, और ईस्टर आइलैंड में भी ऐसी ही कहानियां हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में कुस्को और ईस्टर आइलैंड एलियंस के संपर्क में था। तो फिर दुनिया के बाकी केंद्रों के बारे में भी क्या यही सच है? हैरत अंगेज रूप से कुछ प्राचीन सभ्यताएं पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ ही मौजूद हैं। ईस्टर आइलैंड पृथ्वी के बीचों बीच सीधी लाइन खींचने पर सामने आता है मोहेंजोदारो पाकिस्तान, एक जमाने का महान साम्राज्य, जिसे प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि हजारों साल पहले एक परमाणु धमाके से खत्म कर दिया गया। और नाज़का पेरू से पृथ्वी के बीच से लाइन खींचने पर दूसरी ओर आता है एंकोर वाट, कंबोडिया, एक ऐसी जगह जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है, जिसे प्राचीन कहानियों में आसमान से आए जीवों के लिए लैंडिंग जोन कहा गया है। और आश्चर्यजनक बात यह भी है कि ये चारों साइट्स पूरी पृथ्वी पर एक गोलाकार बनाने पर उसकी सीध में आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इजिप्ट के महान पिरामिड्स। मुझे लगता है इसके पीछे एक गहरा राज जरूर छिपा है, जो सिर्फ ये नहीं है कि ये स्मारक आखिर क्यों बनाए गए, पर यह भी है कि इन्हें बनाने के लिए सिर्फ इन्हीं खास जगहों को क्यों चुना गया। क्योंकि धीरे धीरे हमें भी ये बात समझ में आ रही है कि अतीत में बने ये स्मारक धरती पर ऐसी ही किसी जगह पर नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें खास लोकेशंस पर बनाया गया था। ऐसा लगता है प्राचीन लोगों ने किसी खुफिया तरीके से पृथ्वी की मैपिंग की थी, जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, या फिर ये ज्ञान था जो उन्हें हजारों सालों से मिल रहा था। जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है, दुनिया भर के इन प्राचीन स्मारकों में समानताएं कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कर रही कि उन सभ्यताओं में भी आपस में कोई नाता रहा होगा। तो आखिर वो क्या हो सकता है? सैटेलाइट से चलने वाले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स के आने से पहले
पृथ्वी पर सटीक जियोग्राफिक पॉइंट्स पता लगाने के लिए साइंस ऑफ जियोडेसी इस्तेमाल होती थी, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी साइंस में से एक है। जियोडेसी का इस्तेमाल हजारों साल पहले भी होता था। ये तो रिकॉर्ड्स भी है कि प्राचीन काल में सुमेरियंस ने जियोडेसी का इस्तेमाल किया था। देवताओं के कई लैंडिंग स्पॉट्स असल में लैंडिंग कॉरिडोर में ट्रायंगुलेशन पॉइंट्स थे, जैसे लेबनान में बालबेक या कहिए जेरूसलम में विशालकाय स्मारक के साथ बड़े प्लेटफॉर्म्स भी थे जहां से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते थे। और इन जगहों से जुड़ी कई प्राचीन कहानियां हैं जिनमें लोगों ने बेइंतहा धुआं, आग और आवाजों की बात कही जो ऐसी स्पेसशिप से आती थी। इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि प्राचीन लोगों के पास नेविगेशन सिस्टम्स रहे होंगे। हमें रोमन्स के बारे में पता है, इसी वजह से वो अपने साम्राज्य को फैलाने में कामयाब रहे। सड़कों के जरिए वो एक से दूसरी जगह जाते थे। आज के इंसान ने भी जब शुरुआती उड़ानें भरी, पायलट चिन्हों से ही रास्ते याद रखता था, जैसे चर्च स्टीपल्स या पहाड़ियां, और ऐसे ही स्मारक जिन्हें वो ऊपर से देख सकता था। ठीक इसी तरह से एंशिएंट एलियंस भी इस वर्ल्ड ग्रिड के साथ आगे बढ़ते थे और पिरामिड्स, ऑबेलिस्क्स और दूसरे स्मारक जो इन ताकतवर जगहों पर बने थे, उन्हें देखकर रास्ते का पता लगाते थे। आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग इन स्मारकों को और पृथ्वी की मैपिंग का काम करीब पिछले 10,000 साल या उससे भी पहले से कर रहे हैं। क्योंकि प्राचीन सभ्यताएं और परग्रहियों के आपस में संबंध थे, इसलिए इन एंशिएंट सोसाइटीज को इन जगहों के महत्व का पता चला। एंशिएंट एलियंस ने इन स्मारकों को एक चिन्ह की तरह बनवाया ताकि दूसरी दुनिया के लोग यानी एंशिएंट एलियंस वापस आ सकें और इन सभ्यताओं तक पहुंच सकें जो शायद किसी जमाने में उन्होंने शुरू की थी।